हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम। तो ये कई बार पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम के नाम से भी आता है एंड कई बार ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के नाम से भी आता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में देखने को मिलता है या फिर बीएससी वगैरह में। एंड अगर ये कंप्लीट इस टॉपिक का डेरिवेशन आता है तो ये अक्सर 14 मार्क्स तक में भी आ जाता है। एंड अगर इसमें शॉर्ट नोट लिखना हो तो 7 से 10 नंबर का ही आ जाता है। तो अगर आप इसको थॉरली पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप अपने 14 मार्क्स ईजिली कंफर्म कर सकते हैं। बट इसको समझने के लिए इससे पहले आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स के जो अदर टॉपिक थे जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सब थोड़ा आपको इन सब का आइडिया होना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि टॉपिक हमको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो डायरेक्ट लिखा है कि इसका सबसे पहली चीज़ कॉमन एप्लीकेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है इसके थ्रू हम क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। वो हम देखते हैं आगे कैसे देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई एंड जाई। तो जो हमारी एनर्जी होती है एंड जाई, जाई हमारा वेव फंक्शन है, इन दोनों की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, कोई इक्वेशन है, वो हमको पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम के थ्रू डिराइव होती हैं। तो वैसे ये काफ़ी लेंथी डेरिवेशन हो जाता है एंड इसको अगर हमको स्टेप बाय स्टेप याद करना है, बिकॉज इसके स्टेप्स भूल जाते हैं कई बार, तो इसको आप 5 स्टेप में आराम से याद कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। अभी आगे हम और हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ड्राइव करना है। देन हम सॉल्व वेव फंक्शन, हम वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे। देन डिफाइन वेव फंक्शन, हम वेव फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जिससे हम 2 पैरामीटर निकालते हैं ए एंड बी। ये क्या होते हैं ये भी हम आगे जाके देखते हैं। फोर्थ थिंग इज सॉल्व फॉर ए और बी में फिर हम ए के लिए सॉल्व करते हैं अगले पार्ट में। एंड इन द लास्ट पार्ट है अलाउड एनर्जी। अलाउड एनर्जी में हम कुछ नहीं, एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम एनर्जी और जाई की वैल्यू निकालते हैं, तो इन सब स्टेप्स के थ्रू हमको मिलती है साई की वैल्यू एंड लास्ट के स्टेप में हम निकालते हैं एनर्जी। तो अब आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे ये सब 5 पार्ट के थ्रू इस चीज़ का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो हमारा सबसे जो फर्स्ट पार्ट था वो था डिफाइन, आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किस चीज़ की करनी है, तो हम इस क्वेश्चन को, जैसे हमारा टॉपिक इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल या फिर पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम। तो एक बॉक्स में पार्टिकल है, किस बॉक्स में, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में। वन डायमेंशनल क्या होता है, जो हमारा या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मतलब कोई भी पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शनल पोटेंशियल वेल का मतलब क्या है कि वन डायमेंशनल कोई पाथ है। जैसे ये बोर्ड पूरा 2D हो गया एंड जो मैं रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये 3D हो गया, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल वेल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल लेते हैं, जैसे एक वेल मतलब कुआं, तो जैसे ये वन डायमेंशनल वेल आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने दिखाने के लिए 2D बना दिया, इधर कुछ रीजन हमारे पास है नहीं, हमको सिर्फ 1D रीजन, मतलब इस वाले रीजन से, मतलब एक 1D पाथ से, मतलब अगर हम एक्स में ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वाई एंड जेड से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम एक रीजन ले लेते हैं, जैसे ये रीजन मान लेते हैं हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0 से ये जो हमारा यहाँ तक है ये एक्स इज इक्वल्स टू एल तक है। मतलब एक ये वन डायमेंशन में हम अगर एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू एल के बीच में एक हमारा रीजन है। इस रीजन की क्या खासियत है, ये एक ऐसा पोटेंशियल वेल का रीजन है जिसके बाहर का पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी वो है, वो कैसी है, इनफाइनाइट। इधर की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, इनफाइनाइट। बट अगर जो हमारा ये रीजन है इस बेल के अंदर का या कुएं के अंदर का, हमको इस पूरे से मतलब नहीं है, एक्सेप्ट मैंने दिखाने के लिए पूरा दिखाया इतना रीजन, बाकी हमको इस बंडी रीजन से मतलब है। जो ये रीजन है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इसका पोटेंशियल हमारा कितना है, 0। ये एक ऐसा रीजन है जिसके बीच का जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू एल, इस पर ही पोटेंशियल हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन इनसे अंदर का जो रीजन है उसमें जो पोटेंशियल है वो है हमारा 0 एंड इधर इनफाइनाइट है। ये हमारा रीजन है पूरा बहुत लंबे स्पेस में क्या है। तो फर्स्ट प्लेस में हम करेंगे डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसमें आगे ऐसे लिख सकते हैं कि लेट अस कंसिडर अ वन डायमेंशनल 1D पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ। एक हम इनफाइनाइट डेप्थ का या फिर गहराई का पोटेंशियल वेल ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे इनफाइनाइट डेप्थ या कई चीज़ें हमको क्लियर नहीं होती हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, आगे जाके वापस हम इनको कैच कर लेंगे। बट अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करनी है।
तो हमने क्या एज्यूमशन माना है कि जो हमारा ये x इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 से छोटा रीजन है, तो उस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब फॉर जो हमारा x लेस देन 0 का रीजन है, या 0 भी 0 मिला के और 0 से छोटा, मतलब ये रीजन है 0 और 0 से छोटा, इसमें जो हमारा पोटेंशियल है वो है इनफाइनाइट। वैसे ही अगर x हमारे l लेंथ से बड़ा है, तो x अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू l है, तो भी हमारा पोटेंशियल कैसा है, इनफाइनाइट। एंड थर्ड, अगर x हमारा जो है वो 0 से लेके l रीजन के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा है x एंड लेस देन l है, 0 से बड़ा है और l रीजन से छोटा है, देन जो हमारा पोटेंशियल दिया है वो है ये इज इक्वल्स टू कितना है, 0। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई भी क्वांटम पार्टिकल हो गया, या फिर कोई फोटोन, इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का कोई भी पार्टिकल अगर हमारा इस रीजन में फंसा हुआ है, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर इधर या फिर इधर या फिर इधर कहीं भी फंसा हुआ है, तो उसको अगर इस रीजन से बाहर निकलना है तो उसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए पड़ेगी, बिकॉज इधर का पोटेंशियल बैरियर कितना है, इनफाइनाइट। तो अगर इस पार्टिकल को इधर निकलना है तो उसको एनर्जी भी पार करने के लिए, बैरियर को पार करने के लिए कितनी लगेगी, इनफाइनाइट। एंड हमको पता है कि किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। तो ये सीधा सीधा इस चीज़ से हम ये बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल इस रीजन में है वो इस इतनी पोजीशन से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर इट कैन नॉट एस्केप द पोटेंशियल वेल। तो ओनली इनफाइनाइट पोटेंशियल लेने का सिर्फ यही मतलब है कि पार्टिकल सिर्फ इतने ही रीजन में कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें पता चल गई कि इधर पे इनफाइनाइट रहेगा, ग्रेटर देन एल पे इनफाइनाइट रहेगा, बट 0 से एल के बीच हमारा पोटेंशियल 0 है। मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो मिलने के चांस कहाँ है, 0 से एल के बीच, इधर नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इतना नोट कर लीजिए। एंड थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट किसको माना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि थ्रो दिस बाउंड्री कंडीशन, एक सेकेंड, थ्रो दिस बाउंड्री कंडीशन, जो हमने ये बाउंड्री कंडीशन डिफाइन की है कि जो डिफरेंट बाउंड्रीज हमने डिफाइन की है, तो हम इससे क्या करेंगे, वी आर सॉल्विंग या फिर फाइंडिंग सॉल्विंग क्या करेंगे हम, वेव फंक्शन। हमको वेव फंक्शन को सॉल्व करना है इस कंडीशन के थ्रू। तो आप इक्वेशन 1 को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। हमने हर एक रीजन की, जो रीजन था हमारा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफाइन कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉल्विंग वेव फंक्शन। अब हम थोड़ा वेव फंक्शन जो है उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज इस इक्वेशन के थ्रू जो पार्टिकल था बॉक्स में, उसके थ्रू हमको कैसे वेव फंक्शन की एक इक्वेशन मिल सकती है। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग वेव फंक्शन। हम अब वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, किस चीज़ के थ्रू, तो आपने श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ रखी है। तो फ्रॉम श्रोडिंजर, SCH मतलब श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, पूरा नहीं मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट, आपको पूरा लिखना है। फ्रॉम श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी क्या, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से मेरे हिसाब से याद होगी। अच्छा, एक और पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि अगर आप कोई और सोर्स के थ्रू ये टॉपिक पढ़ते हैं, कोई बुक के थ्रू या कोई लेक्चर के थ्रू, तो हो सकता है कि डेरिवेशन का तरीका थोड़ी अलग हो, बट अल्टीमेटली जो हमारा एम है फाइंड करना, वो हमारा वेव फंक्शन एंड एनर्जी फाइंड करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से निकले। तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इधर फॉलो करना चाहें तो वो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसमें हमने देखा श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या कहती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। मतलब v क्या है हमारा इस इक्वेशन में, पोटेंशियल। एंड हमने देखा था कि हम जिस पोटेंशियल वेल की बात कर रहे थे एंड dx इज इक्वल्स टू l पे, इस रीजन का पोटेंशियल कितना है, 0। इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, बट जिस रीजन में हमारा पार्टिकल होगा उसका पोटेंशियल कितना है, 0। मतलब हमने इक्वेशन फर्स्ट में भी देखा था, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, उसमें एक चीज़ थी कि 0 से जब x l के बीच में हो तो पोटेंशियल 0 होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हम इधर से लिख सकते हैं
फ्रॉम फर्स्ट हमारी ये चीज़ जीरो हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। ई और वी तो हो गया हमारा क्या अब जीरो, तो हमारे पास बचा ई और साई, तो हम लिख सकते हैं ई साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ करते हैं कि हमको बार बार इतनी बड़ी टर्म ना लिखनी पड़े, तो इसको कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको के भी मान सकते हैं, बट क्योंकि हमको कैलकुलेशन में ईजनेस चाहिए तो हम इसको के स्क्वायर लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको आगे पता चलेगा कैलकुलेशन में के स्क्वायर मानने से क्या फ़ायदा जाएगा। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि लेट के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। तो जो हमारी सेकेंड, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन सेकेंड आती है ये, इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो नाउ सो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इस चीज़ को मैं के स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू जीरो। ये मिल गई हमको एक और इक्वेशन। ये हमको क्या मिला है, आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी भी हमको वेव फंक्शन अपना नहीं मिला है, बट हमको चाहिए क्या, वेव फंक्शन। तो इसको भी आगे सॉल्व करना है। तो अगर अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में ये अभी पढ़ रहे हैं एंड आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस अपना डिटेल में नहीं पढ़ा है, अगर आपने मान लीजिए अपना मिड स्कूल 11th 12th में पढ़ा है, तो हो सकता है आप इसको भी सॉल्व ना कर पाएँ। बट अगर आपने अपनी मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन कॉलेज लेवल पर पढ़ रखा है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट जिसने भी अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है प्रॉपर तरीके से, तो इसको मैं बता देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, आप याद रख सकते हैं, आगे जाके आपसे खुद से बन जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे जो हमको साई मिलेगा, साई क्योंकि हमारा साई के लिए ही हम सॉल्व कर रहे हैं, वो कुछ इस फॉर्म का मिलेगा, ए कॉस के एक्स, सॉरी ये हमको मिलेगा कुछ मान लेते हैं ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये बात आपको याद रखनी है, हमको ये सॉल्यूशन मिलेगा इसको सॉल्व करके। कैसे मिलेगा ये आप डिटेल में पढ़ेंगे या शायद आप पढ़ चुके होंगे। तो इधर हमारा जो के है वो क्या है, ये के स्क्वायर वाला ही के है, इतनी बात हमको याद रखनी है। तो ये अब हमको मिल गया इसका सॉल्यूशन। ये वाला स्टेप हमारा इधर ही खत्म होता है। सेकंड स्टेप था हमारा सॉल्विंग वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन ला दी। बट ए और बी क्या है इसमें, तो जनरल जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स मिल जाते हैं ए एंड बी टाइप के, C1 C2 भी मान सकते हैं, ए और बी, या फिर आप कुछ और मानना चाहे मान सकते हैं। बट अभी हमको इनकी वैल्यू पता नहीं है। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमने बाउंड्रीज मानी थी 0 एंड L, जैसे हमारा जो पार्टिकल था वो 0 x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू L के बीच में था। तो इन बाउंड्री के थ्रू अब हम इसको आगे फर्दर ए और बी की वैल्यू निकाल के प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा वैसे तो ये सॉल्व हो चुका है, मतलब छोटे लेवल पे देखा जाए तो हमारे पास वेव फंक्शन हमको साई चाहिए था तो साई आ चुका है। बट अभी भी ए और बी अननोन है, तो इनको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमको मेन चीज़ इस वेव फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ए और बी कैसे निकलेंगे। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि हमारा थर्ड स्टेप है डिफाइनिंग वेव फंक्शन। तो चलिए अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। आप इक्वेशन नंबर वगैरह सब नोट करते जाइए प्रॉपर, क्योंकि आगे हम इनकी हेल्प ले रहे हैं बार बार। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शायद मैंने टाइम तो नहीं दिया वैसे। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। ये है थर्ड स्टेप हमारा डिफाइनिंग वेव फंक्शन। तो अब हम जो अपने अगले स्टेप में करने वाले हैं वो है हम अपने वेव फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। तो इधर हम लिखेंगे हियर वी नीड टू अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ने क्या माना था, हमने बाउंड्री क्या मानी थी जो हमारा ये था, ये हमारी जो बाउंड्री है इसमें इधर x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू L। तो x इज इक्वल्स
टू जीरो पे क्या पार्टिकल हमको मिलेगा, ये हमको ऐसा बेल की तरह नहीं सोचना, एक सिर्फ 1D पार्टिकल है। तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू जीरो, ये x इज इक्वल्स टू एल। हमको पता है कि इस रीजन में यहाँ तक तो हमको पार्टिकल मिल सकता है कहीं भी 1D में, बट ना तो x इज इक्वल्स टू जीरो पे मिलेगा ना x इज इक्वल्स टू एल पे, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी कि x इज इक्वल्स टू जीरो पे हमको पार्टिकल नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। मतलब पार्टिकल की प्रेजेंट होना हमको पता चलता है वेव फंक्शन साई के थ्रू। अगर कहीं पार्टिकल नहीं है तो उसकी इक्वेशन या उसका वेव फंक्शन भी जीरो होगा। मतलब इस पूरे रीजन में साई इज इक्वल्स टू जीरो होगा और इधर से जो ये पूरा रीजन है इधर साई इज इक्वल्स टू जीरो होगा। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी कौन सी है, x इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की इधर पे, तो अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू जीरो। हमको पता है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में कि जब x जीरो होगा बाउंड्री पे तो पार्टिकल का वेव फंक्शन साई भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि फंक्शन उधर प्रेजेंट ही नहीं होगा। देन जो हमारी वेव इक्वेशन थी, जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये जस्ट हमने अपनी इक्वेशन जो लिखी थी अब से जस्ट कुछ देर पहले, हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो इसमें अगर हम x जीरो डालते हैं तो हमारा साई भी हमको जीरो मिलेगा। तो हम अगर साई जीरो है कब, जब a साइन के इंटू जीरो प्लस बी कॉस के इंटू जीरो, इधर से क्या आ गया, जीरो इज इक्वल्स टू ए साइन के इंटू जीरो, जीरो। तो हमको क्या मिल गया, साइन जीरो, एंड साइन जीरो ओवरऑल क्या होता है, जीरो। तो ये चीज़ अगर जीरो हो गई और ए से मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ बन गया जीरो, प्लस बी और कॉस के इंटू जीरो, कॉस जीरो होता है वन, तो बी इंटू वन। तो इधर से हमको बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, वन, जीरो। तो इधर से आगे जीरो इज इक्वल्स टू बी। तो इधर से हम कह सकते हैं कि हमको बी की वैल्यू जो है वो जीरो मिल गई। तो हमारी ओरिजिनल वेव इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इधर तक तो आपको पता है, अगर b जीरो है तो इस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारी इक्वेशन है वो सिर्फ हमारे पास रिड्यूस होकर इतनी बचती है। जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इक्वेशन थर्ड सिर्फ हमारी कितनी रह गई, साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। सिर्फ हमारी इक्वेशन इतनी छोटी सी इक्वेशन रह गई। इसको आप चाहें तो इसको इक्वेशन 4 भी नाम दे सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी तक हमने k की भी वैल्यू हमको निकालनी थी, क्योंकि हमने k को कुछ लेट किया था। तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं सॉल्विंग फॉर k के लिए अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमने याद कीजिए बिल्कुल शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में क्या लेट किया था, k स्क्वायर। जब हमने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज़ किया था वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो हमने माना था k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। तो इधर से हमारा जो k है वो क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट या फिर इसकी पावर 1/2, क्योंकि ये जो इधर स्क्वायर था उधर 1/2 पावर में पहुंच जाएगा। ये बात यहाँ तक हमको समझ में आती है। जस्ट ही सिंपल हमने शुरुआत में लेट किया था, उसको ही थोड़ा आगे फर्दर सॉल्व कर दिया। तो इधर से क्या होगा, हमारा जो हमारी इक्वेशन 4 है ये हमारी क्या निकली, जो भी इक्वेशन निकली इसमें हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स था, तो k की वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में x था तो x कर देंगे। ये मिल गया हमको अपनी फाइनली साई की और डिटेल्ड वैल्यू हमको मिल गई। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 5। वैसे तो हमने काफ़ी डिटेल में, हम अभी तक क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे अपनी वेव फंक्शन को। काफ़ी अच्छे से काफ़ी अंदर तक हमने इसको डिफाइन कर लिया। इस मेथड से हमने इसको काफ़ी रिड्यूस किया, के वगैरह जो हमने वेरिएबल माने थे उनकी वैल्यू निकाली। हमने देखा कि बी है जो हमारा, बी की वैल्यू 0 आ गई थी, वो फंक्शन खत्म हो गया था। बट किसी भी तरीके से अभी तक हमको ए की वैल्यू नहीं मिली है। तो अब हमारा अगले स्टेप में जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है फाइंडिंग ए या सॉल्व फॉर ए। हमको ए की वैल्यू निकालनी है। बट इससे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो हम ये इक्वेशंस के नाम दे रहे हैं
इनको प्रॉपर देखते जाइए, क्योंकि हर एक स्टेप में ये डायरेक्ट मैं इक्वेशंस यूज़ कर रहा हूँ पिछले स्टेप्स की। अब जो हमारा आगे का स्टेप है उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो 11th 12th में पढ़ते हैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। हमको पता है कि साइन 0 है वो भी 0 होता है, साइन 180 जो होता है वो भी 0 होता है, साइन 270 जो है 270 नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, साइन हमारा 0 180 360 भी क्या होता है 0 होता है। ऐसे ऐसे अगर हम आगे बढ़ते जाएं, ये हमारा क्या है साइन पाई, एक्चुअली 180 को हम क्या लिखते हैं पाई, 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई। अगर मतलब हम ऐसे ही कर करके आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा ये हर एक वैल्यू क्या मिल रही है हमको 0। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ये सिंपली ये बोलती है कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 कुछ भी। अगर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 1 रखेंगे तो साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं साइन n पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ये बात हमको पता है। इस चीज़ का हम कहाँ यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो जो स्टेप 4 है हमारा वो है सॉल्व फॉर ए, ये सॉल्विंग फॉर ए प्रॉपर लिखेंगे इसको हम एग्जाम में। अब हम ए के लिए, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में जो अपनी वेव फंक्शन की इक्वेशन निकाली थी उसमें हमको ए की वैल्यू पता नहीं चल पाई थी अभी तक, तो चलिए कर लेते हैं। अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस याद करिए कि पिछले स्टेप में हमने एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी कि जब x इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू 0 है तब इधर हमारा साई इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ए साइन और 0 के ऐसा पूरी इक्वेशन कुछ कुछ लिख दी थी। तो ये थी हमारी फर्स्ट बाउंड्री की कंडीशन। अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंड बाउंड्री की कंडीशन, मतलब जो हमारा x इज इक्वल्स टू एल है, इस बाउंड्री पे x हमारा क्या है एल है, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ मानी थी हमने एल, ये चीज़ एल मानी थी। तो x इज इक्वल्स टू एल पे भी हमारा साई 0 है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे भी कोई पार्टिकल मिलने का चांस नहीं है, बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, क्योंकि बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, उसको पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, मतलब फॉर x इज इक्वल्स टू एल, हमारा जो साई भी है वो क्या हो जाएगा 0। ये बात तो हमको पता है, x एल है तब भी साई 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन थी ओरिजिनल वो क्या थी, साई इज इक्वल्स टू, जस्ट अब से फिफ्थ इक्वेशन क्या निकली थी पिछले पार्ट में, साई इज इक्वल्स टू ए साइन 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2। ये k की वैल्यू लिखी, जस्ट के एक्स भी आप लिख सकते हैं इनटू एक्स, ठीक है। अगर हम x की जगह l पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू एल, तो साई भी हमको क्या मिलने वाला है 0। तो मतलब हमको साई 0 मिलेगा कब, जब हम a साइन और 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू में क्या लिख देते हैं x की जगह l। ये डिफरेंस हमको थोड़ा सा याद रखना है कि इधर हमको x की जगह l पुट करना है। अच्छा, मैं a को अगर इधर डिवाइड में ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, a को डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/0। तो इधर से क्या आ गया हमारा साइन 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एल, इंटू में क्या आया l। ये इज इक्वल्स टू 0 है। और थोड़ी देर पहले हम देख चुके थे कि 0 क्या होता है साइन n पाई, साइन n पाई भी क्या होता है 0, क्योंकि हमको साइन से साइन कैंसिल करना है सबसे बड़ी चीज़। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ इसको साइन n पाई, क्योंकि वो भी 0 होता है और ये चीज़ यहाँ से 0 आई गई है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, इसको भी और इसको भी, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो इनके जो अंदर की चीज़ है कौन सी, ये भी पूरा जो पोर्शन है ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए इक्वल, शायद आपको विजिबल होगा। तो हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो
इधर से हम लिख सकते हैं कि 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इस होल की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं दोनों तरफ कहाँ हुआ, हाँ सॉरी, इनटू में इधर हमारे पास l भी है, तो इधर पे हम क्या लिखेंगे, इनटू में l इज इक्वल्स टू n पाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये चीज़ है पूरी हमारी क्या, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस l को नीचे पहुँचा दूँ, जो मल्टीप्लाई में l है, तो ये क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन l। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना, बस हमको जस्ट इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये जस्ट क्या है, k है। हमने शुरुआत में इसको k ऐड किया था, और k स्क्वायर मतलब इस चीज़ का स्क्वायर पूरा। तो हमारी k की वैल्यू, इस पूरी चीज़ की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन l। इधर से हमको क्या मिला, इधर से हमारे पास आया कि जो हमारी इक्वेशन थी फाइनली साई की, साई एक्स कॉमा टी, एक्स टी कुछ नहीं है, साई एक्स टी मतलब पोजीशन एंड टाइम है, अगर आप ना भी लिखे तो चल जाएगा, इज इक्वल्स टू ए साइन, जो हमारी के एक्स इक्वेशन थी, के या इसको ही हम ये चीज़ लिखते हैं, और तो इसको मैं और जनरलाइज तरीके से क्या लिख सकता हूँ, साई इज इक्वल्स टू ए साइन, के को मैं लिख सकता हूँ, क्या इस चीज़ को, एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 6। और ये हमारी जो इक्वेशन है साई की, वो और रिफाइंड हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि हम जितने भी स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो वेव फंक्शन की इक्वेशन है वो और रिफाइंड और एक्यूरेट हमको मिलती जा रही है। पहले बी हटाया, देन के की वैल्यू और हमने डिटेल में फाइंड की, अब ए की वैल्यू हमको और आगे चल के फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी चीज़, तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा इससे पहले, एक टॉपिक है बॉर्न इंटरप्रिटेशन, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। तो बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, बॉर्न इंटरप्रिटेशन या कुछ अदर टॉपिक्स में मिला के हाँ, तो हमारा बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन ना भी हो कुछ और भी, कि किसी भी जगह पे अगर हमको पार्टिकल फाइंड करना है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल इधर से इधर है, कोई क्वांटम पार्टिकल जिसका वेव फंक्शन साई है, तो अगर मैं साई की टर्म का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे ये पार्टिकल की इधर प्रोबेबिलिटी बताएगा या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। ये बताएगा कि इधर साई बताता है सिर्फ पार्टिकल का वेव फंक्शन, बट साई स्क्वायर क्या बताता है, पार्टिकल की होने की संभावना है, पार्टिकल की होने की पॉसिबिलिटी है, पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी कि इधर पार्टिकल हो सकता है या नहीं। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि टू डिटरमाइन the total probability of finding particle in region मतलब जो हम बॉल की बात कर रहे हैं, फिर हमने जितना रीजन माना था 0 से लेकर एल तक, इज 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें मैंने लिखा, हमने क्या बात की थी कि पार्टिकल x बराबर 0 से x इज इक्वल्स टू एल के बीच में कहीं है। तो इस पूरे, जैसे कोई कहे कि पार्टिकल की इस पॉइंट पे होने की संभावना कितनी है, तो बहुत कम है, क्योंकि जरूरी नहीं, पार्टिकल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे तो पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी दूर से एक स्टेटमेंट बोल दे कि पार्टिकल, जैसे मैं बताऊं कि कोई मुझसे पूछे पार्टिकल कहाँ है, तो मैं बोल दूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन के अंदर ही है। अब कहीं ना कहीं चाहे जहाँ पर हो, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया, तो इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं उस पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100%, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। तो पूरे रीजन में कहीं ना कहीं हो गई। अगर एक शहर के अंदर कोई है तो एग्जैक्ट कॉलोनी भले ही ना पता हो,
बट उसकी शहर के अंदर की होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप में 1 होती है। ऐसी जो हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, उस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, और हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे मिलती है, साई स्क्वायर से, साई स्क्वायर डी एक्स क्यों, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, ज़्यादा दिमाग नहीं हम इसमें लगाना कि फॉर्मूला कैसे आया, जस्ट मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे आई। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आएगी। अब हमारा फाइनली वेव फंक्शन क्या आया था, जस्ट इससे पिछली छठवीं क्वेश्चन में, साई इज इक्वल्स टू ए साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, इसको जस्ट हम इसमें पुट कर देते हैं 0 से एल। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ इसको इंटीग्रेशन 0 से एल, साई स्क्वायर को, साई का स्क्वायर मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स और डी एक्स। वैसे इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर जिसने बेसिक या फिर थोड़ा बहुत 12th में इंटीग्रेशन पढ़ रखा हो तो उसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। अगर मैं इधर पे बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि आपको अगर इसका इंटीग्रेशन आगे पूरा करना है, मैं क्योंकि इसका इधर पे डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं अपन। ए स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये कांस्टेंट माना था तो इसको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से एल, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इधर से डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर के अंदर ये कुछ इतना बड़ा थीटा ईटा कुछ लिखा है, इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो इधर से मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, अंदर 1 माइनस कॉस 2n पाई अपॉन एल इंटू एक्स। एन पाई अपॉन एल का 2 हो गया क्योंकि कॉस 2 थीटा हो जाता है, और पूरे को डिवाइड करना है हमको 2 से, पूरे को बाहर लगा के मैं 2 इधर लिख देता हूँ dx। अब ये काफ़ी आसान इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि ये जो हमारी चीज़ें 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में सिंपली x हो जाएगा, एंड कॉस का हमारा साइन समथिंग और इनटू में जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई, एंड आपको लिमिट रखनी है। हो सकता है आपसे अगर इंटीग्रेशन ना बनता हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे खुद से करते बने तो काफ़ी अच्छा है। तो इधर से मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, जो ये पूरा इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल्स थी, 1 के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी थी फाइंड करने की, 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन आता है हमारा वो आता है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल अपॉन 2, ये आता है हमारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो इधर से हम ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 2 ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा तो 2 अपॉन एल। इधर से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन एल। हमारी आखिरी मुसीबत ए ही थी कि ए कैसे निकाले कांस्टेंट, एंड फाइनली हमको ए की वैल्यू भी मिल ही गई। एल क्या है हमारा, बाउंड्री लेंथ, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू एल था, तो ये जो लेंथ है ये एल है, जो नीचे एल दी गई है हमको, तो हमारी ए की भी वैल्यू निकल आई। तो इतना सब जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, इधर से फाइनली हम इधर से लिख सकते हैं कि फाइनली जो हमारा वेव फंक्शन है, जो हमारा था वेव फंक्शन बिकम वेव फंक्शन हमारा क्या था, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, के या के को ही हमारा वैल्यू आई थी एन पाई अपॉन एल। इधर से मैं लिख सकता हूँ वेव फंक्शन की वैल्यू साई एट अ गिवन पोजीशन एंड टाइम इज इक्वल्स टू, ए आया हमारा अंडर रूट 2 अपॉन एल, जस्ट थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। ये फाइनली हमारे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी इस चीज़ का फर्स्ट पोर्शन खत्म हुआ, या फिर बोल सकते हैं मेजर 80% जो पोर्शन है इस चीज़ का हमारा ओवर हो गया। इसके बाद जस्ट जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है उसमें थोड़ा सा और आगे एनर्जी का बचा हुआ है। बाकी जो ये हमारी इक्वेशन आई है इसको क्या बोलते हैं हम, इसी चीज़ को बोलते हैं हम इसका आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन
कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स में हमको आइगन फंक्शन निकाल के दिखाओ। आइगन फंक्शन बोले तो भी हम इसी चीज़ को लिखेंगे, या फिर इसको ही बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आइगन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड वेव फंक्शन ये सब हमारी एक ही है। फाइनली हमको ये वैल्यू निकाल के देना है, बात खत्म। ठीक है, तो इतना हमको मेन इस चीज़ में कर दिया है। बाकी ये शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसके बाद हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो टॉपिक है ये दो चीज़ें बताता है, एक एनर्जी एंड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम निकाल चुके हैं, तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे वो एक जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट का डेरिवेशन है, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इसलिए उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे इस लेक्चर के। तो ये लेक्चर फिलहाल मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड अगर आप अभी तक इधर तक बने हैं तो आपको काफ़ी मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है, ऑल्दो ये काफ़ी लेंथी है, 4, 5, 6 पेज का जाता है। तो लेकिन ये 14 मार्क्स में आता है, तो आपको इसमें 14 में 14 फुल मार्क्स मिलते हैं, स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई आपको तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये आपको अगर पूरा टॉपिक समझ में आया है तो आप इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 मिनट का होगा, वो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आगे तक देता है। ठीक।